सो इनऑर्गेनिक का बेसिक टॉपिक है विच इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये हमें देखना है। ठीक है, इस ये तुम बहुत बार पढ़ चुके होगे, तो वही सब हम लोग को पढ़ना है। लेकिन हमारे सिलेबस में भोर से है, भोर एटॉमिक मॉडल, और वहाँ से है डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो सब हम लोगों को पढ़ना है। इससे पहले का जे थॉमसन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल जो हम लोगों का था, डाल्टन लॉ, क्या थे 5 लॉज थे डाल्टन के, वो सारी चीज़ें हैं जो कि तुम्हें 11th क्लास की बुक में बहुत आराम से मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से उसे पढ़ लेना। कैथोड रेज और एनोड रेज का एक्सपेरिमेंट है, वो सब है, बेसिक के लिए है, वो तुम लोग पढ़ लोगे तो अच्छी बात है। अदरवाइज वो सब सिलेबस में नहीं है। उसके बाद हमें बोर्स रदरफोर्ड भी नहीं है। रदरफोर्ड तुम लोगों ने पढ़ा होगा। रदरफोर्ड मॉडल तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा, तो रदरफोर्ड मॉडल भी सिलेबस में नहीं है, हमें सीधा बोर मॉडल से पढ़ना है। ठीक है, तो वो स्टार्ट करने से पहले हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का ओवरव्यू देखते हैं कि आज जो स्ट्रक्चर है और पहले जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है। तो यहाँ पे तुम देखोगे तो 400 बीसी पे 400 बीसी पे बिफोर क्रिस्ट क्या था, डिमॉक्टस था। उसने क्या सजेस्ट किया था कि जो फर्स्ट टू सजेस्ट दैट एग्जिस्टेंस ऑफ एटम, उसने सबसे पहले एटम्स के बारे में बताया था। ठीक है, और उसको एटमॉस करके उसने बोला था। ठीक है, इसने बोला था कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो फर्दर डिस्ट्रक्टेबल या डिविजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, इसको फर्दर हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। तो ये तुम्हें दिख रहा होगा, अगर तुम्हें नहीं दिख रहा है तो स्क्रीन को जूम कर दोगे तो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। ठीक। हाँ, इसके बाद फिर जॉन डाल्टन 1803 में जो पहला पब्लिश जो काम है वो जॉन डाल्टन का है। इसने भी यही सेम चीज़ें बोली थी कि एटम क्या होता है, एटॉमिक थ्योरी दी थी। इसने बताया था कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस होता है, उनके एटम्स कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ये सारे चीज़ें बताए थे कि एलिमेंट्स के जितने भी एटम्स होते हैं वो सेम होते हैं, कंपाउंड के अंदर जो एटम्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। एंड एटम इज़ द मोस्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको फर्दर हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। तो 1803 में उसने ये बताया था। 1896 में गोल्डस्टीन ने एनोड रेज फाइंड आउट करी थी। ठीक है, जिसने हेल्प किया था प्रोटॉन की डिस्कवरी में। तो वहाँ से हमें पता चला था कि ठीक है, प्रोटॉन्स भी होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ होता है जो पॉजिटिव रेडिएशन हमारे उसमें से निकल रही है, एटम में से निकल रहे हैं। तो दे वांटेड टू नो कि वो क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक कैथोड रेज और एनोड रेज एक्सपेरिमेंट था जहाँ से ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, डिस्कवरी ऑफ एटम और एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं। फिर देन जे थॉमसन आया, वहाँ तक हमें कुछ कुछ चीज़ें पता चल गई थी। तो इसने फिर क्या दिया, जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया। ठीक है, प्लम पुडिंग या वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं कि जैसे तरबूज होता है उसकी तरह जो पूरा एटम होता है उसमें जैसे तरबूज के बीज होते हैं वो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन हो गए और जो पूरा उसका जो स्ट्रक्चर है वो तुम्हारा प्रोटॉन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जे थॉमसन ने प्लम प्लम पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन बोला जाता है। ये बस बताता है कि सारी चीज़ें जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द एटम। फिर देन वी कम विद 1911 जहाँ पे रदरफोर्ड आया था। रदरफोर्ड ने गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा पार्टिकल्स को उसके ऊपर स्ट्राइक किया था और देखा था कि वो पॉजिटिव रेडिएशन है वो किस हिसाब से डेविएट की करती है। जहाँ पे उसका एक्सपेरिमेंट किया गया था उसके हिसाब से जो रिजल्ट्स थे, जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, वहाँ से हमें ये पता चल रहा था कि जो मोस्टली अल्फा रेडिएशन थी वो डायरेक्टली पास हो गई थी एटम के अंदर से, और कुछ जो रेडिएशन थी वो थोड़ी थोड़ी डिफ्लेक्ट हुई थी, और कुछ रेडिएशंस मिलियन में एक या दो रेडिएशन थी जो वापस 180 डिग्री वापस घूम के आ गई थी। तो रदरफोर्ड ने क्या बताया था, रदरफोर्ड ने बताया था कि जो एटम है वो यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे जे थॉमसन ने बताया था कि एटम क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सारे एक साथ मिले होंगे, ऐसा नहीं है। उसने बताया था जितना भी जो पॉजिटिव चार्ज है, जितने भी सारे प्रोटॉन्स है वो सारे एक ही जगह बीच में कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसको उसने बोला था न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस के बारे में बताया था, और उसने बताया था कि इलेक्ट्रॉन तो उसे नहीं पता कि कैसे हैं। उसने बताया था कि हो सकता है कि प्लैनेट जैसे हो, प्लानिटरी मोशन हो, जैसे सन के अराउंड अर्थ और बाकी सारे प्लैनेट्स घूमते हैं। तो उसने बोला कि मोस्ट ऑफ द जो
जैसे फॉर एग्जांपल एक फुटबॉल है और एक फुटबॉल स्टेडियम, तो जितना फुटबॉल स्टेडियम होगा उतना बड़ा क्या होगा, एटम होगा, और उसके बीच में जो फुटबॉल जितनी जितना क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। तो न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है और 99% जो भी वॉल्यूम है एटम की वो खाली होती है। तो उसने एज्यूम किया कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते होंगे, शायद इधर उधर घूमते होंगे, ठीक है। लेकिन उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे कि समझ में नहीं आते कि कैसे घूमते हैं, क्यों घूमते हैं, उसको बिल्कुल पता नहीं चल रहा था। और बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस आए थे कि ऐसा कैसे है कि एक चार्ज पार्टिकल कैसे घूम सकता है, अगर वो चार्ज पार्टिकल घूमेगा तो उसमें एक्सेलरेशन हो जाएगा और वो या तो न्यूक्लियस से बाहर चला जाएगा या न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी रदरफोर्ड में, मॉडल में। तो उसके बाद फिर नील बोर्स आया था, यहाँ से आगे सब कुछ हम लोग को पढ़ना है। इसके आगे जो भी है, मतलब ये सब यहाँ तक, ठीक है। चैडविक ने तो जो न्यूट्रॉन्स बनाए थे, न्यूट्रॉन्स हमें नहीं पढ़ना, यही पढ़ना है, ये एटॉमिक मॉडल हमारे सिलेबस में, ठीक है। तो नील बोर्स, रदरफोर्ड का, सॉरी रदरफोर्ड तो कंप्लीट हो चुका है, रदरफोर्ड नहीं है, नील बोर्स और शॉर्डिंगर। शॉर्डिंगर जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो बेसिकली पढ़ना है, और वो नील बोर्स से होता है क्योंकि क्वांटम जो है वो यहीं से नील बोर्स से आती है। उसने कुछ प्लैंक्स के कुछ डी ब्रॉगली इक्वेशन वगैरह यूज़ करते हुए नील बोर्स ने अपना मॉडल दिया था। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या क्या यूज़ किए थे, किस तरीके से नील बोर्स ने अपना मॉडल बनाया था, और कैसे वो आज का जो मॉडर्न डे मॉडल है वो बना है, वो सब बताया था, ठीक है। तो मैं क्विकली बता दूँ, नील्स बोर्ड ने क्या बोला था कि ये सब तो अंदर ही है, उसके बाद आसपास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमते हैं, जो कि उसने गलत बताया था कि ऑर्बिट में नहीं घूमते हैं, वो ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद शॉर्डिंगर वेव इक्वेशन आया था। शॉर्डिंगर वेव इक्वेशन ने बोला कि न्यूक्लियस तो बीच में होता है, ठीक है, प्रोटॉन्स भी होते होंगे उसके अंदर, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑर्बिट्स में नहीं घूमते हैं, वो ऑर्बिटल्स में घूमते हैं, ठीक है। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पे आजकल जो हम होता है, हम लोग इसको इस तरीके से नहीं बोलते, ये 3 डायमेंशनल स्पेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकता है, हम नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ शॉर्डिंगर मॉडल या मॉडर्न मॉडल, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है ये हम लोग नहीं पता लगा सकते, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है और वो कॉन्टिन्यूसली घूमता रहता है, और वो ये नहीं बता सकते कि कहाँ पे है। बस हम लोग प्रोबेबिलिटी बताते हैं कि इतना स्पेस, और यहाँ पे 99% इलेक्ट्रॉन यहीं कहीं बीच में घूम रहा होगा। किस तरीके से घूम रहा है हम लोग नहीं बता सकते। यहाँ पे ऑर्बिटल्स आते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, ये शेप्स हैं, ठीक है। इन्हीं के बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इधर उधर मूव कर सकता है, या तो इधर मूव करेगा या इधर मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो शॉर्डिंगर क्या था, इसने वेव नेचर को कंसिडर करते हुए पूरा अपना मॉडल बनाया था, ठीक है। बट अगर हम लोग टाइमलाइंस की बात करें, तो टाइमलाइंस के अकॉर्डिंग 1913 में नील बोर्ड ने अपना दिया था, जो कि गलत प्रूव हुआ। उसके बाद 1920 में जो प्रोटॉन क्या होता है वो एग्जैक्टली रदरफोर्ड ने बोला कि प्रोटॉन होता है इसके अंदर, वो उसने बताया। फिर शॉर्डिंगर ने तो पूरा का पूरा मैथमेटिकल डेरिवेशन दे दिया। जो भी हम लोग ऑर्बिटल्स वगैरह जो पढ़ते हैं आजकल, वो सब शॉर्डिंगर की देन है। शॉर्डिंगर एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से मिलके पूरा मॉडल बना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को जैसे हम लोग बोलते हैं कि न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये कुछ एक्सटेंट तक ठीक है, लेकिन हम लोग इसको ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। हम बोलेंगे कि न्यूक्लियस है और उसके आसपास ऑर्बिटल्स है, शेल्स है, शेल है, और शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, एस पी डी एफ ऑर्बिटल होते हैं, ये सब हम लोगों को बोलना है, ठीक है। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद 1932 में न्यूट्रॉन क्या होते हैं, कैसे वो असली में एग्जिस्ट करते हैं, वो चैडविक ने बताया, लेकिन काफ़ी लेट में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, सीक्वेंस वाइज नहीं है कि पहले कि इलेक्ट्रॉन मिला, फिर प्रोटॉन मिला, फिर न्यूट्रॉन मिला। काफ़ी चीज़ें थी जो बीच बीच में मिलती, कुछ नई चीज़ें थी जो कुछ ज़्यादा ही एडवांस थी, वो पहले ही मिल गई, और कुछ चीज़ें जो बहुत ऑब्वियस चीज़ थी वो थोड़ी बाद में मिली। जैसे न्यूट्रॉन हमें बहुत बाद में पता चला, पता तो था कि न्यूट्रॉन है, लेकिन उसको कंफर्म बहुत बाद में हुआ। एक्सपेरिमेंट बहुत बाद में, बहुत टाइम लगे एक्सपेरिमेंट करते करते उनको बनाते, कि सोचते समझते कि कैसे हम उसको प्रूव करेंगे। फिर पहले वो सोचा, फिर उसको करके देखा, फिर एक्सपेरिमेंट किए, फिर फेल हुए, नहीं आया, नहीं कंफर्म हुआ। फिर ऐसे 10-15 एक्सपेरिमेंट करते करते जब प्रॉपरली हो गया कि हाँ ये है, उसी के बेसिस पे ये निकाला गया, ठीक है। साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या थे, उनके क्या क्या चार्जेस थे, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, इन बहुत सारे साइंटिस्ट ने किया है, ठीक है। और अब आज की डेट में हमारे पास कुछ ऐसा
मेजर बचा नहीं है जो हम लोग अलग से फाइंड आउट कर लें कि हाँ अब ये भी बचा है। 90% तो मुझे लगता है कि एटम के बारे में 90% जो नॉलेज है वो हम लोग की अभी तक एकदम परफेक्ट है। जितने भी प्रॉब्लम्स है अभी तक सॉल्व हो चुके हैं। हो सकता है कि कहीं कुछ और प्रॉब्लम हो जो हमें फ्यूचर में मिले, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम लोग अभी तक सर्च कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी जो नई चीज़ें मिलेंगी ऐसा नहीं होगा कि पूरी की पूरी थ्योरी गलत होगी, इस टाइप का कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो मेजर प्रॉब्लम्स जो आई थी वो आई थी नेचर ऑफ लाइट की वजह से। लाइट का क्या होता है, डुअल नेचर होता है। लाइट एक वेव की तरह भी काम करती है और एक पार्टिकल की तरह भी काम करती है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं पता थी थ्रू क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स जो न्यूटन ने दी थी फिजिक्स, वो फिजिक्स सबके लिए एप्लीकेबल थी, लेकिन लाइट के लिए वो प्रॉपरली एप्लीकेबल नहीं थी। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के लिए वो प्रॉपरली एप्लीकेबल नहीं थी। तो डुअल नेचर ऑफ लाइट ने एक नई केमिस्ट्री या नई फिजिक्स बनाई, दैट इज क्वांटम केमिस्ट्री। और क्वांटम केमिस्ट्री के बेसिस पे आज हम लोग हर चीज़ को एक्सप्लेन कर पाते हैं। ठीक है, तो क्वांटम केमिस्ट्री जो एडवांस या मॉडर्न केमिस्ट्री है या फिजिक्स है, वो अब हर चीज़ को आंसर कर पाती थी। पहले जो क्लासिकल फिजिक्स थी वो बड़े बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स के लिए एप्लीकेबल थी, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं थी। तो बड़े पार्टिकल्स के लिए इस क्लासिकल फिजिक्स, एंड जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए क्वांटम फिजिक्स यूज होती है। ठीक है, उन क्वांटम फिजिक्स को यूज करते हुए हम लोग क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। क्वांटम केमिस्ट्री में क्या है कि हम लोग यूज कर रहे हैं फिजिक्स, और उस फिजिक्स को हम लोग हेल्प यूज कर रहे हैं अपने एटम्स और मॉलिक्यूल को पढ़ने के लिए, इसलिए क्वांटम केमिस्ट्री बोला गया। ठीक है, लेकिन जितने भी ये जो तुम्हें सारे जो जिन्होंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ढूंढते हैं, ये सब केमिस्ट नहीं थे, ये सारे फिजिसिस्ट थे। ठीक है, या मैथमेटिशियंस हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करी हैं कि एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये सब इन लोगों ने किया है। सारे इनमें से कोई भी केमिस्ट नहीं है, मतलब 90% दे आर नॉट केमिस्ट। सारे केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, लेकिन उनके जो एक्सपेरिमेंट्स है वो सारे फिजिक्स के थे। ठीक है, सो अब हम लोग यहाँ पे एकदम स्टार्ट करते हैं किस वजह से क्वांटम केमिस्ट्री आई थी। क्वांटम केमिस्ट्री आई थी लाइट की वजह से। लाइट में फोटॉन्स होते हैं, ये सब हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कवर किया उसके डुअल नेचर से। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि लाइट क्या है, नेचर क्या है। सो फर्स्ट टॉपिक हमारा है द नेचर ऑफ लाइट। अब लाइट जो होती है, लाइट इज़ अ वेव। तो हमें पहले ही बताया कि वो वेव होती है, और ये जो वेव होती हैं ये कौन सी वेव होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दीज वेव्स आर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कोई मुझे बताएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? बताओ, पढ़ा होगा तुम लोगों ने फिजिक्स, फिजिक्स में इधर उधर तो पढ़ा ही होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक ऐसी वेव्स होती हैं जिनको मूव करने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, मतलब ये वैक्यूम में भी मूव कर सकती हैं, फॉर एग्जांपल लाइट। तो लाइट क्या है कि वो वैक्यूम में भी चल सकती है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईएम वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उनके पास दो पार्ट्स होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि दोनों के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर ईएम मतलब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों ही कंपोनेंट्स होते हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और ये वेव्स को मूव करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ये वैक्यूम में भी चल सकती है। ठीक है, और कुछ ऐसी वेव्स होती है जैसे साउंड वेव्स, जिनको ट्रैवल करने के लिए कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए, जैसे एयर चाहिए। अगर हम लोग वैक्यूम में जाते हैं, यूनिवर्स में जाते हैं,
तब हम लोग बात करेंगे तो हमें दूसरे की आवाज़ सुनाई नहीं देगी, क्योंकि हमें सुनाई कैसे देता है, एयर की वजह से सुनाई देता है। तो एयर बीइंग अ मीडियम, अगर वो एयर एज अ मीडियम यूज़ हो रहा है किसी की बातें सुनने के लिए या बात करने के लिए या कम्युनिकेशन के लिए, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, ठीक है। और ऐसी वेव्स जो बिना किसी मीडियम के बिना कोई मीडियम के चल सकती हैं, मूव कर सकती हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कर सकते हैं। अब लाइट इज अ एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एग्जाम्पल क्यों है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, क्योंकि लाइट कहाँ से आ रही है, सन से आ रही है, और सन और अर्थ के बीच में क्या है, वैक्यूम है। तो लाइट क्या है कि अगर लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती तो लाइट सन से अर्थ तक नहीं पहुंचती, ये बीच में वैक्यूम है। लेकिन जो लाइट है उसको चलने के लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, वो ऑटोमेटिकली चल सकती है, ठीक है। तो इस वजह से जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। द वेरी फर्स्ट पॉइंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऐसे चल रहा है और इसका मैग्नेटिक कंपोनेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, जो अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, 90 डिग्री के एंगल पे चलेगा, ठीक है। तो जो वेव है वो, दीज आर बेसिकली पैकेट्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी है। और एनर्जी का क्या है, एक इलेक्ट्रिकल पार्ट है और एक मैग्नेटिक पार्ट है। जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो वो करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, और करंट का क्या होता है, एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है, ठीक है। लेफ्ट हैंड थंब रूल जो तुमने पढ़ा होगा 9th में, ठीक है, उसी की बात हो रही है। अब लाइट की क्या क्या खासियत होती है, उसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है न्यू, क्या बोलते हैं उसे, न्यू, एन यू, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली द साइकिल्स पर सेकेंड, कितनी साइकिल एक सेकेंड में चल सकती हैं, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। एक वेव को पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक चलने में ये एक साइकिल है, ठीक है। दिख रहा होगा तुम्हें, मैं ब्लू कलर से इसे पेंट कर रहा हूँ। तो ये एक साइकिल को यहाँ से यहाँ पे मूव करने में कितना टाइम लगता है, वो हो गया उसका टाइम पीरियड है। ये लोग यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ से लेके, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने और मैं इसको यहाँ तक पहुँचा रहा हूँ, ठीक है। ये एक हो गया पूरा, तो एक साइकिल है। ये एक जो साइकिल है, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक जितना टाइम लगता है उसको हम लोग टाइम बोलेंगे, टाइम पीरियड। और अगर मैं बोलूँ कि कितनी जो ये वेव्स हैं एक सेकेंड में बन जो हो सकती है, उसको हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। मतलब फ्रीक्वेंसी बोल, हम चीज़ें बोलते हैं जैसे ये चीज़ बहुत फ्रीक्वेंट है, मतलब ये बहुत जल्दी होती है, और ये लेस फ्रीक्वेंट है, मतलब ये कम स्पीड से होती है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली योर स्पीड, कि एक सेकेंड में कितनी वेव्स हमें दिखाई दे रही है, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। द अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज वेवलेंथ। वेवलेंथ को लैम्डा से हम लोग डिनोट करते हैं, लैम्डा बोलते हैं, ठीक है। वेवलेंथ क्या है, एक वेव और दूसरी वेव के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे, ठीक है। तो एक पूरी वेव की जितनी लेंथ है, एक वेव की लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, वेवलेंथ, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेंथ ऑफ अ वेव इज योर वेवलेंथ, ठीक है। इसको डिनोट किया जाता है लैम्डा से, ठीक है। सो दिस इज योर बेसिकली डिस्टेंस, ये क्या है, डिस्टेंस है। और न्यू फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम, ठीक है। कोई भी चीज़ एक सेकेंड में कितनी बार हो रही है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट्स है वो क्या होती है, हर्ट्स होती है या फिर पर सेकेंड है, ठीक है, याद रखना। लैम्डा क्या डिस्टेंस है, लैम्डा की जो यूनिट्स होती है वो मीटर हो सकती है, नैनोमीटर हो सकती है, मिलीमीटर हो सकती है। तो मीटर को किसी भी तरीके से वो कर सकते हो, एमस्ट्रॉन्ग होता है। तो जो भी लेंथ की यूनिट है वो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल मीटर ले लेता हूँ, ठीक है। वेव के दो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई, वेवलेंथ हो गई। तीसरा क्या है, उसकी स्पीड। तो वेव कितनी स्पीड से मूव कर सकती है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइट की स्पीड कोई मुझे बताएगा कितनी होती है लाइट की स्पीड। हाँ बताओ, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। हाँ, तो जो लाइट की स्पीड होती है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
तो इतना मीटर 3 × 10⁸ इतना ज़्यादा मीटर वो 1 सेकंड में लाइट मूव कर सकती है, ठीक है। तो वो उसकी स्पीड है। तो जो स्पीड होती है, स्पीड को अगर हम लोग लिखें तो स्पीड क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस तो हमारा वेवलेंथ हो गया, तो वेवलेंथ लिख देता है, टाइम ये है। अब 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा ढंग से लिखता हूँ। सो डिस्टेंस इज लैम्डा, टाइम टी है, एंड 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं 1/t इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो स्पीड क्या हो गई, लैम्डा न्यू हो गई, और स्पीड को हम लोग सिंबल लेते हैं c, ठीक है। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला आ गया c इज इक्वल टू लैम्डा न्यू, ठीक है। तो c का जो फॉर्मूला है वो क्या हो गया, लैम्डा न्यू हो गया, ठीक है। सो c इज स्पीड ऑफ लाइट, एंड c कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लास्ट क्या बचा, उसका एम्पलीट्यूड बचा और उसकी एनर्जी बची। जो लाइट होती है उसकी कुछ एनर्जी भी होती है, तो वो हम लोग देखेंगे ज़रा। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसका कितना डिस्टेंस है, ये क्या हो गया, एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये हो गया इसका एम्पलीट्यूड कि कितना एक्स एक्सिस से कितना ऊपर पीक जा सकती है और कितना नीचे जा सकती है, वो उसका एम्पलीट्यूड हो गया। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, इट बेसिकली डिनोट्स द इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट। फॉर एग्जाम्पल, ये जो वेव है इसका कलर ये है येलो, ठीक है। इसका जो कलर है वो येलो है। अब अगर इसका एम्पलीट्यूड बड़ा हो जाएगा, मतलब कलर तो सेम ही रहेगा, बस मैंने क्या किया, उसका एम्पलीट्यूड बड़ा कर दिया, ठीक है। वेव क्या हो गई, ये बड़ी हो गई। तो जो बड़ी वेव होगी इसी वेवलेंथ की, उसका क्या डिफरेंस होगा, उसकी इंटेंसिटी डिफरेंट होगी। मतलब अगर वेव छोटी है, उसका एम्पलीट्यूड कम है, तो हो सकता है वो लाइट येलो कलर की हो, और वेव की तुमने इंटेंसिटी बढ़ा दी, एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया, तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और वो डार्क येलो कलर की हो जाएगी, ठीक है। तो कोई वेव कितनी ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ है, वो उसकी डिफाइन करती है इंटेंसिटी, कितनी ज़्यादा वो कलर जो है और वो वेवलेंथ है वो कितनी ज़्यादा इंटेंस है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा क्या है, वेवलेंथ इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन टू वेव्स, ठीक है। दो वेव्स के या दो क्रेस्ट के या दो ट्रफ्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वेवलेंथ होगा। अब वेवलेंथ क्या होता है कि वेवलेंथ बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। तो यहाँ पे तुम्हें दिखा रखा है, ये कौन सा कलर है, रेड कलर है, और ये क्या है, ब्लू कलर है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें क्लियरली डिफाइन कर रखा है कि रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है और ब्लू कलर की जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है, ठीक है। ये अभी हम लोग देखेंगे। तो वेवलेंथ क्या होता है कि कोई भी वेव कितनी दूर तक मूव कर सकती है, ठीक है। सो इसी का एक कॉन्सिक्वेंस है कि जो भी डेंजर के जो साइन होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा वो डिस्टेंस कौन कर सकती है, रेड कलर सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकता है और ब्लू कलर सबसे कम डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। तो तुम्हें दिख ही रहा होगा कि सिर्फ इतने में कितनी वेव है। यहाँ से अगर मैं चलूँ तो एक वेव, दो वेव, तीन वेव, और ये 3.5 लगा लो। यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, ठीक है। तो इतनी सारी वेव्स क्या कर रही है, सिर्फ इतना डिस्टेंस कवर कर रही है, और यहाँ पे क्या है, इसका जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, तो एक वेव काफ़ी दूर तक वो चली जाती है, क्योंकि वेव खुद ही बहुत बड़ी है, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। सो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि वेव्स क्या होती है, इसी टाइप की होती है। इस साइड पे होता है रेडियो वेव्स, यहाँ पे ये दिख रहा होगा तुम्हें रेडियो वेव्स है। रेडियो वेव्स कौन सी होती है, जो हम लोग रेडियो सुनते हैं वो वाली वेव्स है, ठीक है। तो रेडियो जैसे सुन रहे हैं वो रेडियो वेव्स हो गई। तो इनकी जो वेवलेंथ होती है वो 10⁻10, मतलब बहुत ही ज़्यादा
हाई वेवलेंथ होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मूव करते हैं तो यहाँ पे हमें आता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव क्या होती है, ये कहाँ यूज़ होती है, ये फूड बनाने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। और माइक्रोवेव और रेडियो वेव के बीच में एक और छोटा सा वो होता है, ये यूज़ होता है आर्मी के लिए, आर्मीज यूज़ करती हैं, ठीक है, किस लिए, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे आर्मीज़ हैं और आर्मीज़ के बीच में कम्युनिकेशन होता है, लेकिन उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई और कंपनी या किसी और देश के लोग सुन सकते हैं, ठीक है। तो उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो माइक्रोवेव से पास में ही होती है, और उस वो जो फ्रिक्वेंसी है वो तुम्हें रेडियो पे नहीं सुनाई देगी, क्योंकि वहाँ पे बंद कर रखा होता है, वो एक ऐसा एरिया है जिसको रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, कोई नॉर्मल पर्सन वो उस रीजन में अपना रेडियो नहीं चला सकता है, ठीक है। तो उनके पास स्पेसिफिक वॉकी टॉकीज होते हैं और उनके पास स्पेसिफिक कम्युनिकेटर्स होते हैं जहाँ पे सिर्फ उसी फ्रिक्वेंसी से वो लोग बात कर सकते हैं, ठीक है, और कोई वो बात नहीं सुन सकता। तो ये जो रेडियो वेव्स हैं तो ये तो यहाँ पे जो होती हैं वो तो हम लोग सुनते ही हैं, ठीक है, AM FM वो सब यहाँ पे होते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आता है आर्मी की कम्युनिकेशन के लिए, कुछ सिक्रेटिव कम्युनिकेशंस के लिए एक फ्रिक्वेंसी रखी हुई है, ठीक है, एक वेवलेंथ रखी है वेव्स की, जहाँ पे वो चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद आता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव कहाँ यूज़ होता है तुम्हें पता है, माइक्रोवेव खाना बनाने के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पे इतनी एनर्जी होती है माइक्रोवेव में कि वो खाना बना सकते हैं, खाने को वो बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। उसके बाद आती है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड रीजन जो होता है ये बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है। इंफ्रारेड इज़ बेसिकली शॉर्ट वेव्स हैं ये, और ये क्या करती हैं, हीट वेव्स होती हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, बहुत सारी एनर्जी होती है, कोई भी जो सब सामान, जो भी कोई भी चीज़ है जो गर्म है वो क्या रिलीज़ करती है, इंफ्रारेड रेज रिलीज़ करती है, ठीक है। तो ये हीट वेव्स हैं बेसिकली, और इंफ्रारेड का बहुत सारे काम काम होते हैं, ठीक है। ये जो इंफ्रारेड होती है इसको हम लोग कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हैं, लाइक पहले तुमने देखा होगा फ़ोन में ब्लूटूथ और IR आता था, इंफ्रारेड तुम फ़ोन को चिपका के अपना फ़ोन डाटा एक से दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकते थे, ठीक है। जो रिमोट कंट्रोल्स होते हैं पहले वो IR पे चलते थे, ठीक है, मतलब टीवी है तो तुम्हें रिमोट को सामने रखना पड़ता था, तब चलोगे तब उसकी जो इंफ्रारेड वेव्स हैं वो टीवी तक जाएंगे, ठीक है। आजकल जो रिमोट आते हैं वो ब्लूटूथ वाले आते हैं, तुम रिमोट को कहीं पर भी लेके चले जाओ, दूसरे कमरे में लेके चलो, तुम्हारा चैनल चेंज हो जाएगा। तो वो इंफ्रारेड था, और इंफ्रारेड का कहाँ यूज़ होता है, इंफ्रारेड कैमराज होते हैं, ठीक है, कि अंधेरा हो रखा है और अंधेरे में तुम्हें नहीं पता चल रहा कि कोई है या नहीं है, तो कोई भी गर्म चीज़, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि हीट एनर्जी रिलीज़ करती है, वो इंफ्रारेड रेडिएशन रिलीज़ करती है, तो कोई भी पर्सन जा रहा है तो उसमें से इंफ्रारेड रेडिएशंस बाहर निकलेंगे, तो हमें वो दिख जाएगा कि हाँ यहाँ पे है, ठीक है। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी घर में ऐसा कुछ लग रहा है जो हॉन्टेड घर होते हैं जिसमें भूत वगैरह होते हैं, तो वो जो एनर्जीज होती हैं वो बेसिकली, तो उन एनर्जीज को कैसे देखा जाता है, इंफ्रारेड कैमरा से देखा जाता है कि यहाँ पे कुछ है या नहीं है, ठीक है। तो अगर कुछ अननोन एनर्जी है वहाँ पे, तो वो उन इंफ्रारेड रेडिएशंस को पकड़ेगा और हमें लगेगा कि यहाँ पे जो एनर्जी है वो अच्छी एनर्जी नहीं है, यहाँ पे कुछ बहुत ख़राब हुआ हुआ है। तो वो जो एनर्जी है वो कैप्चर हो जाती है समटाइम्स घरों में या किसी जगह पे, और इतनी नेगेटिविटी होती है कि किसी पर्सन को अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा इनसिक्योर फील होगा, क्योंकि वो जो एनर्जी है वो बहुत नेगेटिव है, तो वो हमारी बॉडी की एनर्जी के साथ इंटरेक्ट करेगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो उन सब चीज़ों को यूज़ करने के लिए पैरानॉर्मल साइंटिस्ट होते हैं जो ये सारी चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। तो वो ये सारे कैमरा वगैरह यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा अल्ट्रा वायलेट और विजिबल रीजन में जाता है इंफ्रारेड के बाद, ठीक है। विजिबल रीजन एक ऐसा रीजन है जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, तो यही एक छोटा सा रीजन है जो हम लोगों को दिखता है, उसके अलावा कुछ नहीं दिखता है। ना हमें इंफ्रारेड रेडिएशन दिखती है, ना माइक्रोवेव दिखती है, ना रेडियो वेव दिखती है, ना एक्सरे दिखता है, ना गामा रेडिएशन दिखता है। अब यही सबसे इम्पोर्टेंट है, दिस इज़ योर वॉलेट कलर एंड दिस इज़ योर रेड कलर, ठीक है। तो ये जो रीजन है विजिबल रीजन है, इट लाइज बिटवीन 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर, ठीक है। समटाइम्स इससे तुम
400 से 800 भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। कई जगह पे 800 नैनोमीटर लिखा होगा, ठीक है। सेम थिंग है, कुछ 50 नैनोमीटर का गड़बड़, कोई बड़ा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो 400 नैनोमीटर है, यहाँ पे वॉयलेट कलर होता है, और ये जो 750 है वो रेड कलर है, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें बताया, रेड कलर की वेवलेंथ क्या होगी, हाई होगी। तो 750 या 800 नंबर बड़ा है, तो रेड कलर का जो वेवलेंथ होगा वो 750 नैनोमीटर होगा, और वॉयलेट का जो वेवलेंथ होगा वो कम होगा। सो ये है विजिबल रीजन, इसी के हिसाब से हम लोग वेबक्योर लिखते हैं, ठीक है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू तुम्हें दिख रहा होगा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो ये वेबक्योर है, जो रेनबो के जो कलर्स होते हैं वो सारे के सारे इसी के अंदर होते हैं। ये बेसिकली वाइट कलर की लाइट दिखती है, जब सारे कलर मिल जाते हैं तो वो हमें वाइट दिखता है, और फिर वो जो लाइट है वो डिस्पर्स हो जाती है, और बहुत सारे कलर्स वो दे सकते हैं, विच इज़ वेबक्योर। अब यहाँ पे फिर वेवलेंथ क्या होती है, कम होती जा रही है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है। अभी मैंने तुम्हें वो बताया नहीं है, E इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है, एंड E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो अगर वेवलेंथ कम है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसकी एनर्जी कम होगी, ठीक है। ये अभी हम लोग आगे आके पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स करना है, इस पर सॉल्व हमें करना है। तो जो वॉयलेट होता है उसका जो एनर्जी होता है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद अल्ट्रा वायलेट की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा आती है। तो तुम्हें पता है कि सन में से यूवी रेडिएशंस आ रहे हैं। ये यूवी रेडिएशंस क्या करती हैं, इनके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि वो किसी भी कंपाउंड के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देती है। अगर इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी तो वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं या इतने ज़्यादा एक्टिवेटेड हो जाते हैं कि वो रिएक्शंस कर लेते हैं, केमिकल रिएक्शंस। अगर उन्होंने केमिकल रिएक्शन कर लिया तो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होने के बाद मॉलिक्यूल्स दूसरे किसी कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो तुम्हारे स्किन के ऊपर जो यूवी रेडिएशन पड़ रही है वो क्या करेगी, तुम्हारे स्किन के जो अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर एक्साइटेशन प्रोड्यूस करेंगे। वो क्या करेंगे, जो प्रोटीन्स हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर लेंगे, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, म्यूटेशंस हो जाएंगे, कैंसर हो जाता है, कैटरैक्ट्स हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, कौन सी रेडिएशन से, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से, क्योंकि इतनी ज़्यादा एनर्जी है इनके पास कि वो हम लोग सस्टेन नहीं कर सकते। हमारे बॉडी के मॉलिक्यूल्स या हमारी स्किन रिएक्ट कर जाती है उनके साथ, ठीक है। इसके बाद आता है एक्सरेज। एक्सरे तुम्हें पता है कि कहाँ यूज़ होता है, जब कोई फ्रैक्चर हो जाता है तब उसके लिए एक्सरे यूज़ करते हैं, ठीक है। एक्सरे भी बहुत हार्मफुल है, क्योंकि इसकी रेडिएशंस भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इनकी रेडिएशन, एक्सरे रेडिएशन जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से भी ज़्यादा एनर्जी वाली है, ठीक है। तो एक्सरे बार बार अगर तुम कराओगे तो ऑब्वियसली कैंसर हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक बार करा दिया तो ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, ऐसा नहीं है कि एक बार अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन पड़ी तो तुम्हें कैंसर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सन में से जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आती हैं वो रोज़ ही आ रही होती है, ठीक है। फिर भी बहुत टाइम तक किसी को कैंसर इतनी आराम से नहीं होता है, ठीक है। हो सकता है कि 50 साल बाद, 60 साल बाद कैंसर हो जाए, ठीक है, अगर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ज़्यादा यूज़ करिए। बट सिर्फ सन से आने वाली रेडिएशन ही कैंसर प्रोड्यूस नहीं करती है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से कैंसर हो सकता है, ठीक है। बट एक्सरे अगर तुम बार बार कराओगे तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। दूसरी चीज़ की जो ब्रेन होता है उसका एक्सरे नहीं होता, उनका सिर्फ सिटी स्कैन होता है। एक्सरे, ब्रेन के जो मॉलिक्यूल है वो बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है हमारी बॉडी का, अगर वहाँ पे एक्सरे कराया गया तो 100% कैंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सरे सिर्फ बोन्स का कराया जाता है, और बाकी जो छोटे मोटे पार्ट्स होते हैं जो बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है, जैसे ब्रेन या फेस वगैरह के जो पार्ट्स हैं, उनके लिए एक्सरे बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होता, उनके लिए सिटी स्कैन ही होता है, ठीक है। वो साउंड साउंड वेव्स के हिसाब से वो सब किया जाता है, ठीक है। उसके बाद गामा रेडिएशंस आती हैं। गामा रेडिएशन प्रोड्यूस होती है जब कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल टूट जाता है, ठीक है। तो जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब फट गया या कोई न्यूक्लियर रिएक्टर है, वहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है, तो वहाँ पे गामा रेडिएशन प्रोड्यूस होती है। ये गामा रेडिएशन की एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि थोड़ी देर भी अगर तुम रहोगे तो डेफिनेटली कैंसर होना ही होना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेडियो वेव्स हैं ये बहुत सेफ है,
ठीक है। तुम्हें पता है कि रेडियो वेव्स पूरा टाइम हमारे आसपास रहती है, ठीक है। हमें कोई कैंसर वैंसर तो नहीं होता, क्योंकि इनकी एनर्जी इतनी कम है कि ये हमारी बॉडी के साथ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, माइक्रोवेव आता है, ठीक है। माइक्रोवेव की वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। कोई एक मॉलिक्यूल है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे तुमने माइक्रोवेव डाला तो वाटर मॉलिक्यूल घूमने लग जाएगा, ऐसे रोटेट करेगा। रोटेट करते करते वो क्या करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, इतनी एनर्जी धीरे धीरे प्रोड्यूस हो जाती है कि खाना पक जाता है, सिर्फ इतनी एनर्जी होती है। उसकी वजह से वाटर का जो स्ट्रक्चर है वो नहीं टूट रहा है, या तुम्हारे जो खाने के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नहीं टूटेंगे माइक्रोवेव से, ठीक है। इंफ्रारेड से क्या होता है, वाइब्रेशंस होती हैं, ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूल वाइब्रेट, उछलने लगता है, ठीक है। फिर यूवी विजिबल में आने पे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने लगते हैं, ठीक है, तो मॉलिक्यूल रिएक्शन कर सकते हैं। तो तुम बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो लाइट की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। तो जैसे फोटोसिंथेसिस है, तो फोटोसिंथेसिस क्या है, लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट की प्रेजेंस में होता है। तो लाइट में क्या होता है, यूवी विजिबल की लाइट में इतनी एनर्जी होती है कि वो किसी कोई रिएक्शन करा सकती है। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड रेडिएशंस इतनी रिएक्शंस नहीं करवा सकते जितनी यूवी विजिबल रीजन करा सकता है। उसके बाद एक्सरे एंड गामा रेज आर एक्सट्रीमली वेरी हार्मफुल फॉर अस, ठीक है। किसी को कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ठीक है, नहीं, ठीक है, ओके। सो अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला पता है, c इज इक्वल्स टू लैम्डा न्यू होता है हमारे पास, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू लैम्डा मतलब वेवलेंथ, और उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अ डेंटल हाइजीनिस्ट यूजेस एक्स-रे, जिनकी जो वेवलेंथ होती है वो 1 एंगस्ट्रॉम होती है, टू टेक अ सीरीज ऑफ डेंटल रेडियोग्राफ्स व्हाइल द पेशेंट लिसन टू अ रेडियो स्टेशन, ठीक है। एक डेंटल हाइजीनिस्ट है जिसने क्या किया, दांत का जो था रेडियोग्राफ लिया, उसने बेसिकली एक्सरे कराया दांत का, जस्ट टू फाइंड आउट कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। उस टाइम पे जो पेशेंट था वो रेडियो स्टेशन सुन रहा था, जिसका जो वेवलेंथ था 325 सेंटीमीटर है। रेडियो सुनेगा तो रेडियो वेवलेंथ भी है हमारे पास, और वो खिड़की से बाहर देख रहा है, ब्लू स्काई को देख रहा है, और ब्लू कलर का जो वेवलेंथ होता है 473 नैनोमीटर होता है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी इन पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी निकालनी है पर सेकेंड या हर्ट्स में। तो तुम्हें याद रखना है पर सेकेंड, 1 पर सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 हर्ट्स, एच जेड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम ईच सोर्स। तो अब हमें सबकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो पहला जो है एक्सरे है, उसका लैम्डा कितना है, 1.00 एमस्ट्रॉन्ग है। 1.00 एमस्ट्रॉन्ग क्या है, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो ये इसका लैम्डा दे दिया। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो इससे हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, विच इज c/लैम्डा। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, डिवाइडेड बाय लैम्डा इज 1.00 × 10⁻⁻10 मीटर। मीटर से मीटर कट जाएगा, ये जो भी यूनिट आएगी वो तुम्हारी पर सेकेंड में आएगी, ठीक है। इसको निकाल लेना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कराने की ज़रूरत नहीं है इस लेवल पे, ठीक है। 11th के बच्चे होते तो मैं करा देता। तो ये एक्सरे का तुम निकाल सकते हो, कितनी फ्रीक्वेंसी आएगी। फिर ये जो रेडियो स्टेशन है किस फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है, और जो ये ब्लू लाइट है इसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, ये तुम्हें बेसिकली यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज कि lambda is equals to c by nu, which suggests कि lambda is inversely proportional to frequency। ये तुम्हें याद रखना है कि ये उल्टे होते हैं। किसी भी चीज़ की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो उसकी वेवलेंथ कम होगी, और किसी चीज़ की वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हायर इज द वेवलेंथ, लोअर वुड बी द फ्रीक्वेंसी, और उतनी ही कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आज बस जस्ट नॉर्मल समझने वाला है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हो सकता है बहुत बोरिंग होगा, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं
कि लाइट का क्या क्या काम होता है। अब लाइट क्या है, वेव है, तो हम कैसे बताएंगे कि वेव है। लाइट एनर्जी है या मैटर है, तो लाइट का डुअल नेचर होता है। लाइट वेव की तरह भी काम करता है और पार्टिकल की तरह भी काम करता है। अब ये वेव क्या है और पार्टिकल क्या है, ये हमें देखना है। ठीक है, जो वेव होती है, वेव की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है। एक होती है रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन, और दूसरा होता है इंटरफेरेंस। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर तुम्हें बताना हो कि ये चीज़ वेव है, तो वेव क्या करती है, दो मेजर प्रॉपर्टीज फॉलो करती है। एक होती है रिफ्रैक्शन और एक होता है इंटरफेरेंस। ठीक है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज़ रिफ्रैक्शन शो कर रही है और डिफ्रैक्शन शो कर रही है, तो मतलब वो वेव है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ये रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन क्या है, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस क्या है, ये सब हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है लाइट की, वो है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन इज अ प्रॉपर्टी जहाँ पे लाइट की स्पीड क्या होती है और लाइट का जो पाथ होता है वो चेंज हो जाता है अगर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर हो। जैसे ये पेंसिल है, ठीक है, अगर तुम इसे लाइट कंसिडर करो, तो पेंसिल यहाँ पे जो मीडियम है वो कौन सा है, एयर, और यहाँ पे जो मीडियम है वो क्या है, वाटर। ठीक है, तो जब पेंसिल को अगर हम लोग इसमें डालोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा, तुम्हें तो यहाँ से लाइट दिखेगी। तो पेंसिल तो सीधी है, पेंसिल थोड़ी ना टेढ़ी हो जाएगी। तो पेंसिल तो सीधी है, बट जो लाइट यहाँ से एयर में जो आ रही है वो हमें कुछ और दिखाई दे रही है, उसका पाथ हमें कुछ और दिखाई दे रहा है। और जब वाटर में जब वो लाइट ट्रेवल कर रही है तो उसका पाथ कुछ और दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से हमें जो पेंसिल है वो टेढ़ी दिखाई देती है। तो यहाँ पे मतलब क्या है कि वेव देखो यहाँ पे ऐसे आ रही है, दिख रहा होगा। ठीक है, वेव यहाँ से आ रही है, तो उसका पाथ कुछ और था। जैसे ही वो उसके अंदर किसी और मीडियम के अंदर चली गई, उसकी स्पीड क्या हो जाती है, थोड़ी चेंज हो जाती है, लेकिन स्पीड फिर कांस्टेंट रहती है। और फिर उसका जो पाथ होता है ना वो थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज योर डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो बिटवीन मीडियम जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो चेंज होती है, इमीडिएटली चेंज हो जाती है। ठीक है, एकदम से उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ये होता है। और जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, पानी के अंदर तुम आधे ग्लास पानी भर के कुछ भी चीज़ डालोगे वो तुम्हें टेढ़ा ही दिखाई देगा। पार्टिकल के साथ क्या होता है, कोई भी पार्टिकल अगर तुम पानी के अंदर फेंको तो एयर में उसकी जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी और वाटर में उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। लेकिन इसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे डिक्रीज करती है। और ऐसा भी नहीं होता कि पानी में जाते ही उसने अपने डायरेक्शन चेंज कर दी, इमीडिएटली डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, वो ग्रेजुअली स्पीड कम होगी और एक पॉइंट पे आके वो जीरो हो जाएगा, ग्रेविटी उसके ऊपर एक्ट करेगी, वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो पार्टिकल और वेव में मेजर क्या डिफरेंस है कि पार्टिकल डिफ्रैक्शन शो, सॉरी रिफ्रैक्शन शो नहीं करता, वेरएज वेव क्या करती है, रिफ्रैक्शन शो करती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वेव की जो स्पीड है वो खत्म हो जाएगी, और ऐसा भी नहीं है कि वो धीरे 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 कम होती जाएगी, वो वाटर के थ्रू वो चली जाएगी और वो एक कांस्टेंट स्पीड से आगे मूव करेगी। ओके, दूसरा क्या है, डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या होता है कि लाइट क्या है, जो बहुत सारे कंपोनेंट से बनी है, जो अभी हम लोगों ने पीछे ही देखा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखा था। तो उसमें एक्स रेज भी हैं, गामा रेज भी हैं, अल्ट्रा वायलेट भी है, और पूरा वेबक्योर आ गया विजिबल में। फिर इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है, रेडियो वेव्स है। इस सारे का सारा क्या है, इन सब से लाइट बनी है, जो सन से जो हमारी लाइट आ रही है वो इन सब से मिलके बनी है। अब डिस्पर्जन क्या होता है कि जब ये किसी मीडियम के थ्रू एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं, तो इनकी जो वेवलेंथ होती है वो स्प्लिट हो जाती है। जैसे प्रिज्म हो गया, ठीक है, प्रिज्म में से तुम लाइट अगर तुम यहाँ से भेजोगे तो वो तुम्हें पता है उसका पाथ चेंज होगा, क्योंकि वो रिफ्रैक्शन शो करेगी। और उसके बाद फिर वो क्या हो जाएगा, सारे कलर्स में क्या हो जाएगा, वो स्प्लिट कर जाएगा। दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन। ठीक है, तो ये तुम्हें रेनबो दिखता है, रेनबो किस वजह से दिखता है, डिस्पर्जन की वजह से ही दिखता है। सारे कलर्स क्या हो जाते हैं वहाँ से चेंज हो जाते हैं, मतलब लाइट के सारे कलर्स क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, उनकी वेवलेंथ क्या हो जाती है, अलग अलग चेंज हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव करते हैं। एयर से वो ह्यूमिडिटी में जो वो ड्रॉपलेट्स हैं उसके थ्रू मूव करते हैं, तो वो स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे जो ड्रॉपलेट्स हैं वो प्रिज्म की तरह काम करती हैं। सो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट
प्रॉपर्टीज रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन, जो कि हमें बताता है कोई चीज़ वेव है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो डिफ्रैक्शन है। डिफ्रैक्शन क्या है कि डिफ्रैक्शन व्हेन अ वेव स्ट्राइक द एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई ऐसे छोटा सा ये है, यहाँ से तुमने क्या हो रहा है, वेव जा रही है। तो अगर जब वेव कोई भी लाइट सीधा जाती है, तो जैसे ही वो इसके एजेस को टच करती है वो टेढ़ी हो जाती है लाइट, ठीक है, और तुम्हें फिर वो इस तरीके से गोल गोल दिखता है, ठीक है। तो किसी छेद से अगर लाइट आ रही है तो वो सीधी नहीं जाती है, वो एक रे करके नहीं जाती है, वो टेढ़ी हो जाती है और उसका जो एरिया होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ से लाइट जा रही है और फिर वो इस तरीके से डिफ्रैक्शन शो कर रही है, ठीक है। ये क्या है डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस क्या होता है, जब दो लाइट एक दूसरे के साथ मर्ज जाती हैं और वो बड़े एम्पलीट्यूड की हो जाती है, ठीक है, उनके मर्जिंग को इंटरफेरेंस बोलते हैं। इंटरफेरेंस दो टाइप का होता है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, दो वेव्स एक दूसरे के साथ मूव कर जाती है, जैसे ये वेव जा रही है और ये वेव जा रही है, तो दोनों सेम फेज में होंगे तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, ठीक है। और एक होता है अपोजिट, जहाँ पे ये इस तरीके से और ये इसका फेस क्या है, पूरा 180 डिग्री उल्टा है, ठीक है, तो इसमें से गायब जाती है। तो इसकी वजह से दो चीज़ें बनती हैं, ठीक है। अगर अगर ज़्यादा अमाउंट है, ठीक है, तो यहाँ पे जो मीडियम है ये तुम्हें दिख रहा होगा, ये ब्राइट हो जाता है, ठीक है। और जहाँ पे वेव नहीं है वो क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, ठीक है, मतलब वहाँ पे लाइट नहीं होगी डार्क में और इधर वो होगा। तो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा ये बीच बीच में डार्क दिख रहा है और कहीं पे कलर क्या हो गया, ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गया और कहीं पे कलर क्या हो गया, कम इंटेंसिफाई हो गया। ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है ये तुमने पढ़ा होगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, कि कौन कौन से आती है। एक ब्राइट लाइट होगी, तो मतलब वो सर्कुलर ऐसे ऑब्जेक्ट में हो जाएगी, एक लाइट यहाँ पे लाइट बीच में ब्राइट हो जाएगी, फिर बीच में कुछ दिखेगा नहीं, फिर बीच में लाइट दिखेगी। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं किसकी, लाइट की। तो कुछ भी चीज़ को तुम्हें प्रूफ करना है कि वो लाइट है या नहीं, तो वो रिफ्रैक्शन शो करनी चाहिए और डिफ्रैक्शन शो करना चाहिए, ठीक है। तो उससे तुम बता सकते हो कि वो वेव है। तो लाइट तो ये दोनों चीज़ें फॉलो करती है, तो वो वेव है ही। अब हम लोग आ जाते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है, टाइम है थोड़ा बहुत। तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट क्या है, लाइट क्या करती है, एक पार्टिकल नेचर भी शो करती है। पार्टिकल नेचर क्या है, लाइट तो वेव है, लाइट तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो फिर वो पार्टिकल कैसे बन गया, यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और जैसे ही हमें पता चला कि लाइट पार्टिकल नेचर भी शो करती है, तब जाके हमें पता चला कि यहाँ पे बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा था फिजिक्स में। और उसके बाद पूरा क्वांटम केमिस्ट्री बनाया गया जस्ट बिकॉज ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ थी दैट वाज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता क्या है, मुझे नहीं लगता कि आज ब्लैक बॉडी रेडिएशन कंप्लीट हो पाएगा, तो थोड़ा सा ही इसको मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ। पहली चीज़, ब्लैक बॉडी होता क्या है। तो ब्लैक बॉडी इज अ आइडियल बॉडी जो एज सच एग्जिस्ट करता नहीं है, ठीक है। जैसे आइडियल गैस इक्वेशन होता है, आइडियल गैस होती ही नहीं है। इसी तरीके से ब्लैक बॉडी है, ये भी एक आइडियल बॉडी है जो कि कभी एग्जिस्ट नहीं करती है। आइडियल बॉडी, ब्लैक बॉडी क्या होता है, ब्लैक बॉडी क्या करती है, सारी की सारी लाइट एब्जॉर्ब कर लेती है और कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करती, तो इस वजह से उसका जो कलर होता है वो हमें ब्लैक दिखता है। किसी भी चीज़ का कलर हमें, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई चीज़ है जो ग्रीन दिख रही है, तो मतलब क्या, उसने सारी जो लाइट है उसमें से जो सारी लाइट है वो उसने एब्जॉर्ब करी और ग्रीन कलर की लाइट वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो हमें वो उस चीज़ का कलर ग्रीन दिखाई दे रहा है। एंड डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा कलर वो एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट करे, डिपेंडिंग अपॉन दैट हमें चीज़ें कलरफुल दिखाई देती है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या होता है कि सारी की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। अगर सारी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी तो फिर वो रिफ्लेक्ट क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, तो वो हमें कैसे दिखाई देता है, ब्लैक कलर का दिखाई देता है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन ऐसी बॉडी होती है जो सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर सारी एनर्जी रिलीज भी कर देती है। रिलीज कब, जब उसको हीट करेंगे हम लोग। तो क्या है, कोई चीज़ है ब्लैक कलर की जिसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर रखी है, अब मैं उसे हीट करूंगा तो वो सारी एनर्जी रिलीज करेगा, तो वो सारी की सारी एनर्जी रिलीज भी कर देता है। तो ब्लैक बॉडी क्या होती है, बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और फिर वो बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी वो रिलीज कर देती है, ठीक है। दिस इज वेरी फर्स्ट थिंग कि कोई चीज़ ब्लैक बॉडी है और वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन फिनोमेना दिखाएगी। अब ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन फिनोमेना क्या है, तो तुमने देखा होगा कि कभी कोई लोहार की दुकान पे तुमने देखा होगा
ब्लैक स्मिथ की शॉप पे। वहाँ पे वो क्या करते हैं जो लोहा होता है उसको गर्म करते हैं। तो लोहा गर्म होता है, गर्म होता है, गर्म होता है। जैसे ही उसका टेम्परेचर 4000 के आसपास पहुंचता है, लोहा ग्लो करने लग जाता है। ठीक है, अब उसका चाहे जो भी कलर हो, ब्लैक कलर तो नहीं होता लोहे का, लोहे का जो भी कलर होता है, ठीक है, पर्टिकुलर जो भी उसका कलर होगा, वो धीरे धीरे एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसके कलर में कोई खास डिफरेंस नहीं आता। 4000 केल्विन पे पहुंचने पे वो रेड कलर का दिखाई देने लगता है। ठीक है, जैसे ये स्मोल्डरिंग कोल, ठीक है, जैसे कोयला होता है ब्लैक कलर का होता है, तुम उसे जलाते हो, जलाते जलाते वो कैसे दिखने लग जाता है, रेड कलर का दिखने लग जाता है। ठीक है, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, इरिस्पेक्टिव ऑफ द ऑब्जेक्ट, जैसे ही वो 4000 केल्विन पे पहुंचता है वो रेड कलर का दिखता है। किसी भी चीज को तुम हीट कर लो, अगर वो चीज उस पर मेल्ट नहीं होती है या उस पर खराब नहीं होती है, तो कोई भी ऐसा मेटल, कोई भी मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट 4000 से ज़्यादा का हो, उसको तुम हीट करोगे तो उसका जो कलर होगा वो रेड कलर का दिखेगा, तो वो ग्लो करने लगेगा। ठीक है, ग्लो क्यों किया, क्योंकि टेम्परेचर है, टेम्परेचर से वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो एनर्जी रिलीज कर रहा है। ब्लैक बॉडी है तो वो एनर्जी रेडिएट करेगी। अब रेडिएट करते हुए वो कौन सा कलर दिखा रही है, रेड कलर का दिखा रही है। ठीक है, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ दी सब्सटेंस रेड कलर तुम्हें दिखाई देगा, ग्लो होगा। फिर टेम्परेचर और ज़्यादा करोगे तो फिर तुम्हें ऑरेंज कलर दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट। ठीक है, तो तुमने देखा होगा जैसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे सर्दियों में जब हम लोग हाथ वगैरह सेकने के लिए एक गोल सी वो होती है, उस पर खाना भी बनाते हैं। ठीक है, बहुत पुराने ज़माने में यूज़ होती थी। वो जो वायर्स होती हैं वो क्या होती है, रेड होती हैं, उसके बाद फिर वो ऑरेंज हो जाती हैं। ऑरेंज क्यों हो जाती हैं, क्योंकि उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ जाता है तो फिर वो ऑरेंज कलर की फ्रिक्वेंसी रिलीज करने लग जाती है। फिर तुम लाइट बल्ब का एग्जांपल ले लो, फिर वो क्या होगा, एकदम ब्राइट येलो कलर की या वाइटिश येलो कलर की एनर्जी रिलीज करेंगे। ठीक है, तो वो येलो रीजन में पहुंच जाती है। फिर तुम उसको और हीट करो, और हीट करो, तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। जो जो तुम वो लेते हो, आयरन रॉड है, उसको हीट करोगे तो पहले वो रेड दिखेगा, फिर वो येलो होगा, फिर वो हीट करते करते एकदम ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कलर चेंजेस हो रहे हैं, ये क्या एग्जांपल है, शो कर रहा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन को। तो सो दिस इज योर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब जो नॉर्मल न्यूटन फिजिक्स थी, वो इस फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। उसके अकॉर्डिंग अगर तुम किसी चीज़ को हीट कर रहे हो तो वह एनर्जी रिलीज करेगा। जो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए वो कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम ये लें तो उसमें जो ग्राफ आता है वो इस टाइप का ग्राफ आता है। ये वेवलेंथ है और ये फ्लक्स का मतलब, फ्लक्स यहाँ पे इंटेंसिटी दिखा रहा है। तो जब इसका मेजर किया तो ग्राफ हमारा ऐसे बन रहा था, वेवलेंथ और इंटेंसिटी के बीच में। इंटेंसिटी मतलब ज़्यादा अमाउंट, उस रीजन में उसकी वेवलेंथ का जो एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा है। ठीक है, और उसकी एनर्जी ज़्यादा है उस पॉइंट पे। ठीक है, तो जैसे जैसे वेवलेंथ कम होती जाती है तो उसकी इंटेंसिटी यहाँ से बढ़ती जाती है, उसके बाद फिर वो कम होती जाती है। ये वाला रीजन आ जाता है यूवी रीजन। ठीक है, अब यूवी रीजन का क्या मतलब है, अब ये देखो, यूवी रेडिएशन तो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती है, तुम्हें पता ही है। ठीक है, यूवी रेडिएशन है वो एक्सट्रीमली हार्मफुल है। तो अगर जो क्लासिकल फिजिक्स बताता है कि ग्राफ इस टाइप का आता है, मैं यहाँ बनाता हूँ, उस क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से इंटेंसिटी और वेवलेंथ का जो ग्राफ होना चाहिए वो ये आना चाहिए। ठीक है, इसे बोलते हैं यूवी कैटास्ट्रॉफी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग वेवलेंथ जैसे जैसे डिक्रीज करती जाएगी, इंटेंसिटी हाई होती जाएगी लाइट की। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को तुम हीट करोगे तो वो क्या करेगा, अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा तो वो यूवी रेडिएशन छोड़ेगा, और यूवी रेडिएशन इतनी ज़्यादा रिलीज करेगा कि पूछो ही मत। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी से यूवी रेडिएशन निकलेगी तो कोई उसके पास खड़ा है, उस वो तो उसी टाइम गायब हो जाएगा, मतलब जल जाएगा वो पूरा। ठीक है, तो कोई भी चीज़ तुमने देखी होगी, किसी भी चीज़ को तुम अगर आयरन को भी हीट करोगे, उसके पास तुम खड़े होगे तो तुम्हें गर्मी महसूस होगी। ठीक है, बट ऐसा नहीं होगा कि उसमें से इतनी रेडिएशन निकलेंगी तुम्हारी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी और तुम्हें 2 दिन में कैंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो कोई भी चीज़ जो है वो यूवी रेडिएशन रिलीज नहीं करती, वो सिर्फ कलर रिलीज करती है। यूवी विजिबल में जो भी है थोड़ा बहुत यूवी रेडिएशन रिलीज करेगी, लेकिन जितनी यूवी रेडिएशन रिलीज करेगी वो बहुत कम होगी। जैसे यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, ये ब्लू कलर है, उसके बाद फिर ये जो ग्राफ है वो नीचे की साइड जा रहा है, जो
यूवी रेडिएशन जो निकल भी रही होंगी उनकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत कम है, इतनी नेग्लिजिबल है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे तुम आयरन को हीट करो या किसी और सब्सटेंस को हीट करो, ठीक है। जो सन है, सन भी क्या है, वो हीट हो रहा है, हीट होता है तो वो भी क्या रिलीज करता है, यूवी रेडिएशन रिलीज करता है, ठीक है। तो सारे कलर भी यूज करते हैं, इतनी सारी वेवलेंथ वो रिलीज कर रहा है, उसके साथ यूवी विजिबल रेडिएशन, एक्सरे रेडिएशन, ये सब भी है, लेकिन उनकी जो अमाउंट है वो कम है, और रेडियो वेव्स और विजिबल रेडिएशन में जो भी वेव्स है उनकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा हमारे पास पहुंच पाती है, ठीक है। और यूवी रेडिएशन तो ओजोन की वजह से भी फिल्टर हो जाती है। सो ये यूवी कैटास्ट्रॉफ एक फिनोमेना है जो कि क्लासिकल फिजिक्स बताता है कि अगर वेवलेंथ कम होती जाती है किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वेवलेंथ अगर कम होती जाती है तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ती ही चली जाती है, बट ऐसा होता नहीं है। पहले क्या होता है ग्राफ, पहले जो वेवलेंथ हाई है तो उसकी इंटेंसिटी कम होती है, फिर धीरे धीरे विजिबल रीजन में इंटेंसिटी बढ़ जाती है जिसकी वजह से वो ग्लो करते हैं, अलग अलग कलर दिखाते हैं, और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे नीचे चले जाते हैं और यूवी रेडिएशन उनमें से ना के बराबर प्रोड्यूस होती है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट था, ये हमारा जो क्लासिकल फिजिक्स है, जो न्यूटोनियन फिजिक्स है, जो न्यूटन ने प्रोड्यूस बनाया था, प्रपोज किया था, उसको नहीं समझ में आ रहा था, मतलब वो फिजिक्स हमें नहीं बता पा रही थी कि ऐसा क्यों होता है। तो ये क्या था, जर्मन फिजिसिस्ट है मैक्स प्लैंक, ठीक है। इन्होंने ये फॉर्मूला दिया इन 1900 और 1901 कि ग्लोइंग ऑब्जेक्ट्स could emit और absorb only certain quantity of energy। जो भी चीज़ को तुम गर्म कर रहे हो, जो भी चीज़ ठंडी हो रही है, ठंडी कब, जब ठंडी होगी तो वो क्या ग्लो करेगी, ठीक है, मतलब वो एनर्जी बाहर निकाल रही है रेडिएशन में और वो एब्जॉर्ब कर रही है। तो जैसे आयरन है तुम उसको हीट कर रहे हो तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है। जो एब्जॉर्प्शन होता है वो एक पर्टिकुलर एनर्जी का होता है और पर्टिकुलर एनर्जी ही रिलीज करती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्स प्लैंक ने बोला कि E इज इक्वल्स टू एन एच न्यू फॉर्मूला होगा, और जब ये फॉर्मूला लगाया और दो तीन साइंटिस्ट ने मिलकर काम किया तो हमारा जो ये ग्राफ था वो अच्छे से फॉलो होने लग गया, ठीक है। तो हमें ये फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हमें बस क्वालिटेटिव देखना है, हमें इनकी इक्वेशन नहीं देखनी है और हमें ग्राफ नहीं देखना है कि इसको क्या करना है, ठीक है। और तुम्हारा कोई सिलेबस में ब्लैक बॉडी रेडिएशन है नहीं, बट ये इंपॉर्टेंट था, बेसिक है, तो इसलिए मैंने बताया। सो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के हिसाब से प्लैंक ने बोला E इज इक्वल्स टू एन एच न्यू होता है, ठीक है। वेर एन इज योर इंटीजर, एच इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक ने दिया था, तो उसको इसकी एनर्जी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड्स, ठीक है। तो इतनी एनर्जी होती है एक सेकेंड में प्लैंक्स की, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अब ये है क्या कि अब कोई भी सब्सटेंस लोगे तो उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, तो वो एक्साइट हो गए, एक्साइट होके वो वापस आते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, रेडिएशन शो करते हैं, यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब करी और यहाँ से रेडिएशन वो क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। तो जो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं वो क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर कलर्स के अंदर ही एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आयरन को तुमने हीट किया तो पहले वो रेड होगा, फिर वो थोड़ा ऑरेंज होगा, फिर वो येलो होगा और वो सीधा ब्लू पे पहुंच जाएगा, तुम्हें उसमें से ग्रीन कलर गायब दिखेगा, ग्रीन कलर होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि क्या क्या एनर्जी लेवल्स ऊपर है। अब ये वाली जो चीज़ है एनर्जी लेवल वाली, ये तो मैक्स प्लैंक को पता नहीं थी उस टाइम, ये सारी चीज़ें नहीं पता थी, ये तो श्रोडिंगर जब आया है तब ये सारी चीज़ें हमें समझ में आई है। तो उससे पहले क्या था, मैक्स प्लैंक ने एक फॉर्मूला डिराइव किया इज इक्वल्स टू एन एच न्यू, और उसके हिसाब से ये प्रॉपरली फॉलो हो रहा था। तो उसने बोला कि ये होता है और हम सब ने मान लिया कि हाँ ये इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से डिफाइन कर रहा है, ठीक है। और ये एक सबसे पहला जो मेजर माइलस्टोन था जो अचीव किया गया ड्यूरिंग दैट टाइम, कि एनर्जी ऑफ अ रेडिएशन कैसे हम लोग कर सकते हैं, E इज इक्वल्स टू एच न्यू और E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, ठीक है। एच न्यू, न्यू क्या होता है, C इज इक्वल्स टू लैम्डा न्यू होता है, तो न्यू इज इक्वल्स टू C बाय लैम्डा आ जाएगा। तो कोई भी रेडिएशन उसकी कितनी एनर्जी होती है वो डिपेंड करता है E इज इक्वल्स टू एन एच न्यू पे। एन क्या है, एक इंटीजर है, कुछ भी हो सकता है, और सी लाइट है, लाइट की स्पीड है, लैम्डा उसका वेवलेंथ है, ठीक है। सो ये फॉर्मूला है जिसकी वजह से ब्लैक बॉडी रेडिएशन को हम लोग बता पाए, और ये किसने दिया था, मैक्स प्लैंक ने दिया था, और बाद में फिर आइंस्टाइन ने भी ये फॉर्मूला
डिराइव किया था। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़े हैं। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन को कल थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे और फिर इसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। मुझे समझ में नहीं आया तुमने क्या बोला। नहीं नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ कि पता नहीं अभी तो कब एग्ज़ाम होगा, बट हो सकता है कि 3-4 महीने में या 6 महीने में हो जाए। तो पता नहीं हम लोग कितना सिलेबस कवर कर पाएंगे, इसलिए मैंने बोला कि फिजिकल में बाद में पढ़ाऊंगा जो मैं टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं और जिसका एक्सेस तुम्हारे पास है। तब तक मैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के बाकी टॉपिक्स से मूव करा दूंगा। रजिस्ट्रेशन का तो मुझे कुछ नहीं पता, अभी तक मेरे पास तो कोई न्यूज़ नहीं आई है। ठीक है, अगर कुछ भी मिलेगा तो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। हाँ, तो फिर मैं उसको डिलीट कर दिया था ना शायद। हाँ, मुझे याद है वो बीएड वाला था। मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं था, मुझे लगा कि तुम लोग का रजिस्ट्रेशन का आ गया। हाँ, तो फिर मैंने बाद में देखा था कि वो बीएड वाले का है, फिर मैंने उससे डिलीट कर दिया था। ठीक है, कुछ भी ऐसा न्यूज़ आएगा तो मेरी तरफ से अगर मुझे कुछ भी मिलेगा तो मैं अपडेट कर दूंगा तुम लोगों को।